स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में एआईएमआईएम लगातार इंडिया गठबंधन से गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं। जिसकी कोशिशें तेज है। राजद और कांग्रेस से संपर्क जारी है। इंडिया गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोगी की आवश्यकता होती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में गठबंधन के लिए सबसे अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम लगातार राजद और कांग्रेस से संपर्क साध रही है ताकि गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि राजद और कांग्रेस दोनों ही इस प्रस्ताव को लेकर के अनिच्छुक है। वहीं पर एआईएमआईएम ने अपने दबाव बनाने के तरीके में विविधता लाने की कोशिश की है, लेकिन राजद और कांग्रेस ने अभी तक कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों दल अपने ऊपर कोई लेबल नहीं लगवाना चाहते हैं, इसलिए वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बावजूद भी एआईएमआईएम के नेता गठबंधन में शामिल होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहले आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को रोकने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। इसके बाद एआईएमआईएम के नेता ढोल नगाड़े बजाते हुए राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे और गठबंधन में शामिल होने की मांग की। वहीं पर जब पत्र और ढोल नगाड़े का प्रयास विफल रहा तो एआईएमआईएम के समर्थकों ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान उन्हें रोक करके गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया है। जब तेजस्वी यादव की यात्रा मधेपुरा और सीमांचल के क्षेत्र में गुजर रही थी तो तब मुस्लिम युवाओं ने उनके काफिले को रोक करके एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की मांग की। ऐसा प्रतीत होता है कि एआईएमआईएम को ये समझ में आ रहा है कि एनडीए को हराने के लिए मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है। बीजेपी वाले आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट है, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है प्रशांत किशोर का। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार का प्रशासन राज्य, जिला और फिर प्रखंड स्तर पर अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और चुनाव के बाद यदि उनकी सरकार बनी तो फिर भ्रष्ट नेता और अधिकारियों की सूची बना करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कहा कि जिला और प्रखंड स्तर पर घुसखोरी काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पहले राजद का शासन भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, लेकिन अब सत्तारूढ़ दल जदयू और फिर भाजपा इस मामले में उनसे भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने एनडीए पर किए गए खुलासे के बारे में कहा है कि बिहार की जनता को अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है और फिर विभिन्न विभागों में घुसखोरी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करना जनसुराज के मुख्य एजेंडे में है और सरकार में आने के बाद पार्टी ऐसे 100 भ्रष्ट अधिकारियों और फिर नेताओं की सूची बना करके उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। दोस्तों बिहार की पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के संबंध में कथित अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। अपने बेतिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी माँ बहनों का इज्जत नहीं कर सकता है वह राज्य नहीं चला सकता है। रेणु देवी ने जोर देकर के कहा है कि हम अपनी माँ बहनों की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे और हमारी अजीज जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर काम कर रही है। महिलाओं को 50% आरक्षण और फिर सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया गया है तथा 75 लाख जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमने जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देकर के प्रारंभिक मदद प्रदान की है और आगे 2 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता उनके व्यवसायिक विस्तार के लिए दी जाएगी। रेणु देवी ने आगे कहा है कि एक बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी, आज उसी बेटी को अपमान किया जा रहा है। ये कदम नफरत और बेइज्जती है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर के आपने अपनी बेटी, बहू और फिर मान सम्मान का अपमान किया है। जनता इसका जो हिसाब लेगी। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन को गाली गलौज वाली राजनीति पर खामियाजे की चेतावनी दी है। जहां आधी रात में बयान जारी करके उन्होंने कहा कि तेजस्वी के मंच से उनकी उपस्थिति में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और फिर उनकी मां जो स्वर्गवासी हो चुकी है उनको गाली दी गई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का घोर अपमान है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सब कुछ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार करा रहा है। माँ बहनों को गाली देना ही विपक्ष का संस्कार और हथियार बन गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार की संस्कृति को एक बार फिर से तार तार कर दिया है। रैली में राजद के कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं और तेजस्वी हौसला बढ़ा रहे थे। इस मानसिकता और फिर गाली का हिसाब बिहार की माताएं बहनें जरूर करेगी। वहीं पर विजय सिन्हा ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताया और कहा कि उन्हें संस्कार नहीं बल्कि बिहार को कलंकित करने के लिए तेजस्वी को क्षमा याचना करनी चाहिए।
दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से बिहार में 703 नए पुलों का निर्माण शुरू होने जा रहा है। दरअसल बात है कि गाँव को शहरों से जोड़ने और ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 में राज्य भर में कुल 703 नए पुलों की स्वीकृति दी गई थी। इसके साथ ही पिछले 15 सितंबर से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस योजना पर कुल 3688 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, जिससे बिहार के हजारों गाँवों को फायदा होगा। उन्हें अस्थायी और फिर सुरक्षित सड़क संपर्क मिल सकेगा, जिससे आने जाने में सुविधा होगी। वहीं पर इस योजना का उद्देश्य राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सड़क संपर्क स्थापित करना है जहां पर आज भी बरसात, बाढ़ या फिर पुराने जर्जर पुलों के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत न सिर्फ पुराने और फिर जर्जर पुलों की जगह नए और फिर मजबूत पुल बनाए जाएंगे, बल्कि उन मार्गों को भी पुलों से जोड़ा जाएगा जहां पर आज भी मिसिंग ब्रिज की वजह से सस्ते रास्ते अधूरे पड़े हैं। इसके साथ ही बाढ़ या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में पुल तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन पहुंच पथ का निर्माण नहीं हो सका। अब वहां भी पुलों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरीके की परेशानी ना हो। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी तीखी और फिर अमर्यादित होती जा रही है। अब शब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। अभी प्रधानमंत्री की मां की गाली का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को नटवर लाल कह डाला है और इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। जहानाबाद के गांधी मैदान में सभा के बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा है कि आपको नटवर लाल कहा जा रहा है, तो प्रशांत किशोर खुद अपनी जुबान पर संयम नहीं रख पाए और कहा कि रोड पर चलते हुए हर इंसान का जवाब देना जरूरी नहीं है। उन्होंने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दे जाने पर कहा कि दोनों में मैच फिक्स हो चुका है। जो राजद के लोग मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, तो फिर वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव की मां को अपनी बहन बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू पुत्र के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। बिहार की राजनीति में इस वक्त दो ऐसे सीन चल रहे हैं जिसकी आज से 10 साल पहले आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल अपने इस सीन्स को समझिए। पहला सीन्स दरभंगा का है। शुक्रवार दिन तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा के बिरोल में थे। उनकी सभा में ओवैसी यानी कि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए नारे लगाए। अब देखिए सीन नंबर 2। शुक्रवार मधेपुरा के चिटकिया में भी AIMIM के समर्थकों ने तेजस्वी के सामने अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने के लिए प्रदर्शन किया। इन समर्थकों का कहना है कि भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम वोटों की एकजुटता जरूरी है। ये एकजुटता तभी होगी जब AIMIM भी इंडिया गठबंधन में होगा। अब समझिए सीन का एक्सप्लेनर। तो AIMIM बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांग रही है, वो सीमांचल में केवल 6 सीट चाहती है। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इससे इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब पार्टी को कोई पद या फिर मंत्रालय नहीं चाहिए, वो बस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है ताकि अलायंस की जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर हो। लेकिन तेजस्वी अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। वे डर रहे हैं कि AIMIM की लोकप्रियता से कहीं उनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म ना हो जाए। M समीकरण पर वे एकाधिकार समझते हैं, लेकिन AIMIM अगर अपनी सभी सीटें जीत गई तो फिर भविष्य में उनका ये एकाधिकार खत्म हो सकता है। वहीं पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि असल में मुस्लिम सोसाइटी को अनाथ और फिर गुलाम समझ लिया गया है। हर कोई बस चारा डालने की नीयत से पास आता है। वहीं पर चुनाव के नजदीक आते ही जात धर्म का गुना भाग शुरू हो गया है। वहीं पर चुनावी गणितज्ञ फिलहाल मुस्लिम वोटरों के अर्थमेटिक का लाभ हानि वाला चैप्टर हल कर रहे हैं। बड़ी माथापेची इस अर्थमेटिक का राजद पुराना विशेषज्ञ है और AIMIM नया। जब पिछले साल नए और फिर पुराने टक्कर हुई तो फिर नए ने बाजी मार ली। मुस्लिम बहुल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना असर दिखाया और 5 सीटें जीत ली। तब राजद ने आरोप लगाया है कि AIMIM भाजपा की बी टीम है। वहीं पर मुस्लिम वोटों को काट करके वे भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। अब AIMIM राजद के इस आरोप को बेबुनियाद साबित करने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन तेजस्वी ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड टांग रखा है। वहीं पर अब AIMIM ने तेजस्वी के मुस्लिम प्रेम को एक्सपोज करने की ठान ली है। ओवैसी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे तो मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने ही इस पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगर AIMIM
अलग चुनाव लड़ता है तो फिर जाहिर है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। ये बंटवारा इसलिए होगा क्योंकि तेजस्वी यादव AIMIM को गठबंधन से बाहर रखना चाहते हैं। इससे तो मुस्लिम वोटर एक मुश्त किसी गठबंधन को वोट नहीं कर पाएंगे। जब तेजस्वी खुद मुस्लिम वोटरों को बांटने पर तुले हैं तो फिर वे AIMIM को कैसे भाजपा की बी टीम कह सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी की सभा में AIMIM के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले 5-6 साल के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ी है। लगातार मांग के बाद भी अगर तेजस्वी यादव ओवैसी की इंडिया गठबंधन में जगह नहीं देंगे तो फिर उनका समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं पर AIMIM सिंपैथी कार्ड भी खेल रहा है। वह मुस्लिम वर्ग को ये बता रहा है कि राजद से धोखे के बाद भी वह उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। इनमें से 4 विधायकों को तोड़ करके राजद ने पार्टी में मिला लिया था। जब पार्टी में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ही बचे हैं, अब वही अख्तर उल ईमान चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में उनके दल को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि अपने नुकसान को भुला करके भी वे मुस्लिम वोटरों की एकता के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि ओवैसी अपने सियासी बलिदान को मुस्लिम वोटरों की नज़र में लाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार में अब पशुपालकों को घर बैठे पशुओं की बीमारी से संबंधित डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे एक तरफ पशुपालक पशुओं का पालन बेहतर तरीके से कर सकेंगे, साथ ही साथ पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के तरीके और फिर बीमार पशुओं की चिकित्सा सुविधा भी उन्हें आसानी से मिल सकेगी। ये सब कुछ आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से संभव हो सकेगा। मिल रही जानकारी के अनुसार इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी कि MVU के संचालन के लिए 1962 कॉल सेंटर बनाए गए हैं। इसकी सेवाओं में विस्तार के लिए अब वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 2,10,80,100 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव गीता सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। आपको बता दूं कि अभी बिहार में कई जगह बाढ़ से स्थिति खराब है, जहाँ कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के दौरान पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए ही इस योजना को स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मुख्य रूप से गंगा और फिर कोसी समेत अन्य नदियों के किनारे स्थित जिलों के पशुपालकों को होगा। इसके लिए कॉल सेंटर में 4 डॉक्टर और फिर 10 एग्जीक्यूटिव बनाने को स्वीकृति दी गई है। यह केंद्र सरकार की 307 तो राज्य की 277 MVU कार्यरत योजना के तहत वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 307 इकाई और फिर राज्य स्कीम 7 निश्चित के तहत 227 इकाई यानी कि कुल 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन जारी है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के CM नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर उनके आरोपों पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडे सफाई नहीं देते हैं तो फिर उनको सरकार से बर्खास्त करें। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने आरोप पर सफाई नहीं देने पर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन छोड़ने की बात कही थी, तो फिर अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर भी लागू होती है। प्रशांत किशोर ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल और फिर संजय जायसवाल और फिर JDU नेता अशोक चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। जब प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नीतीश व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वे शारीरिक और फिर मानसिक तौर पर थक गए हैं तो फिर अगल बगल के जितना भी मंत्री अफसर हैं वो लूट रहा है। हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है तो फिर अब उन मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सफाई दें, लेकिन अगर वे सफाई नहीं देते हैं तो फिर नीतीश की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें बर्खास्त करें। यही नीतीश कुमार है जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो कहा था कि आरोप पर सफाई दो नहीं तो तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती तो अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को भी सफाई देनी चाहिए, इन पर भी लागू होती है। जब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हत्या के केस में कम उम्र का हवाला देकर के जेल से निकलने और फिर बिना मैट्रिक पास किए डिलीट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंगल पांडे पर यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने कोरोना काल में दिल्ली में घर खरीदने के लिए अपने पिता के जरिए 25 लाख का कर्ज दिलीप जायसवाल से लिया था, तब उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे। दोस्तों, लालू परिवार में घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गीता और कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि RJD में वापस नहीं जाएंगे। लालू परिवार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पुत्री रोहिणी आचार्य बिहार चुनाव से पहले सिंगापुर वापस लौट गई है तो फिर दूसरी तरफ पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अब RJD में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गीता और भगवान कृष्ण का कसम खाते हैं कि RJD में नहीं जाएंगे। माता पिता से अलग प्रेम है, उनके लिए सदैव दिल में इज्जत है। वहीं पर तेजस्वी यादव
की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों को जेल भेजा जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन शुरू करेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अपशब्दों के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। हमने पहले भी कहा है और फिर से कहते हैं कि किसी भी माँ को गाली देना निंदनीय है। माँ तो माँ होती है, वह अपने बच्चों को जन्म देती है और फिर 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखती है। माँ की इज्जत करने वालों या फिर माँ पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और उन्हें सीधे जेल भेज देना चाहिए। दोस्तों, बिहार के गया दौरे के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर के निशाना साधा है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहकर के संबोधित किया। आरोप भी लगाया है कि वह हमेशा पप्पू की तरह ही बातें करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला है और कहा है कि UPA शासनकाल में उन्होंने और उनके बेटे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कठपुतली बना करके रखा था। विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और फल्गु नदी पर पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण भी किया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद उन्होंने गया सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित किया और कांग्रेस पर जम करके हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी ने उन्हें कठपुतली बना करके रखा। उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन असली नियंत्रण गांधी परिवार के हाथों में था। इतिहास में उनसे कमजोर प्रधानमंत्री कोई और न हुआ है और न ही होगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है और कहा है कि फिर से जंगल राज लौटेगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह घटना एक बार फिर से राजद के चरित्र को उजागर करती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव की पार्टी का चरित्र कभी नहीं बदल सकता। बिहार की जनता ने उनके शासनकाल में कट्टा, गाली गलौज, अपहरण और फिर रंगदारी का दौर देखा है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है कि अगर राजद सत्ता में लौटी तो राज्य में जंगल राज की वापसी तय है और जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी और यादव और राजद का स्वभाव नहीं बदल सकता। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वीडियो में तेजस्वी यादव लोगों की ओर कलम फेंकते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इसे मां सरस्वती का अपमान बताते हुए कहा कि कलम की गरिमा तेजस्वी यादव कभी नहीं समझ सकते। दोस्तों, कौन है आखिर बिहार के विकास मित्र जिन्हें 25,000 रुपए भत्ता देने जा रही है नीतीश सरकार? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, चाहे बच्चे हो, महिला हो या फिर युवा। उन्होंने सभी के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है। इसी कड़ी में उनकी तरफ से विकास मित्र को 25,000 रुपए भत्ता देने की बात कही गई है। इसके अलावा शिक्षक सेवकों को भी स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये विकास मित्र कौन है जिन्हें नीतीश कुमार इतना बड़ा तोहफा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में महादलित वर्ग तक सरकारी योजना पहुंचाने के लिए साल 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की शुरुआत की गई थी। इसी दौरान सभी पंचायतों में विकास मित्रों का चयन किया गया था। इन विकास मित्रों की जिम्मेदारी थी कि वे सरकार की योजनाओं और फिर सुविधाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। दूसरे शब्दों में कहे तो फिर ये विकास मित्र सरकार और फिर महादलित परिवारों के बीच सेतु का काम कर रहे थे। जब कुछ समय पहले तक इनका मानदेय 13,700 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इसे बढ़ा करके 25,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव का पहला बयान सामने आया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस बात से कई सबूत उनके पास मौजूद हैं। चंडीगढ़ में CCTV फुटेज जब्त होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने कैसे कैमरे बंद कर दिए और अजीबोगरीब तर्क दिए। उन्होंने कहा है कि पिछली बार वोट चोरी और फिर सीटों की हेराफेरी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। वहीं पर एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी राजनीति जाति और धर्म के बजाय विकास, उद्योग, सुधार और समृद्धि पर आधारित होगी। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति में अब सकारात्मकता, रचनात्मकता और फिर प्रगतिशीलता को जगह मिलनी चाहिए ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार युवाओं और फिर महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, अपराधियों का मनोबल पूरा भरा हुआ है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब सभी पर लगाम लगाया जाएगा।
दोस्तों अब बिहार के वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वकीलों को बड़ी सौगात दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके तहत बिहार में अब वकीलों को 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि नए वकीलों को 3 साल तक 5,000 रुपए मिलेगा। एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। दोस्तों लालू परिवार में कलह खुल करके सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य ने बैक टू बैक 2 पोस्ट कर डाले जिससे बवाल मच गया। यह चुनाव से पहले लालू परिवार और आरजेडी में अंदरूनी कलह सुर्खियों में है। परिवार और पार्टी में बढ़ते मतभेदों के बीच लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 2 बड़े पोस्ट किए। पहला एक्स पर और फिर दूसरा फेसबुक पर, जिनकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। पहले पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने महालिया और दुर्गा के संबंध में लिखा है कि आप सबों को दुर्गा के दिव्यागमन महालिया की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य शक्ति भक्ति और फिर आरोग्य लाएं। मेरी यही कामना है। सभी देवी हर एक माँ बहन और फिर बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखें और अमर्यादित अभद्र और फिर अश्लील भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। अब इस पोस्ट को कहीं ना कहीं उस वायरल वीडियो से भी जोड़ करके देखा जा सकता है जिसमें तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का आरोप लगा है। पर इससे पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट किया और फिर परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया और 8 घंटे बाद अकाउंट को फिर से पब्लिक कर दिया। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से अशोक चौधरी का इस्तीफा बहुत जल्द हो सकता है। कांग्रेस से जेडीयू में आए डॉक्टर अशोक चौधरी किसी भी समय मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत के आसार नजर आने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गलत तरीके से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। मंत्री की ओर से जवाब का इंतजार करते हुए सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए उनसे निर्णय लेने की मांग कर रख दी है। वहीं पर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले पर पहले भी मंत्रियों को बाहर करने के लिए जाने जाते हैं और 2017 में तो उन्होंने अपनी महागठबंधन सरकार ही इसी बात पर गिरा दी थी। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी के खाता विवरण तक की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और सांसद संभावित चौधरी शनिवार को सामने आए भी तो उन्होंने इसे नीच हरकत कहते हुए पिता पर लगे आरोपों को लेकर के कुछ खास नहीं कहा। वहीं पर जेडीयू के विधान पार्षद और फिर पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुखर होकर की मांग की है कि अशोक चौधरी अपना पक्ष रखें। जदयू के कई नेताओं ने उनकी इस मांग को जायज बताते हुए कहा है कि मंत्री अशोक चौधरी के कारण सीएम नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है और ये गलत। अब रविवार को भाजपा नेताओं ने भी यही बात कहनी शुरू कर दी। अब तक मंत्री की ओर से जवाब नहीं आया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों पर आरोप बर्दाश्त नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2017 में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था और तथ्यात्मक बातें नहीं पाए जाने पर महागठबंधन की सरकार से खुद जाकर के इस्तीफा दे दिया था। तब वह बीजेपी के साथ लौटी थी। दोस्तों बिहार में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन हल्की सी मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही बिहार के कई हिस्सों में नमी अधिक होने से उमस और फिर चिपचिपाहट बढ़ सकती है, जिससे लोगों को परेशानी होगी। वहीं पर रविवार 21 सितंबर को भी मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और फिर बांका जैसे कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और फिर वज्रपात की संभावना है। विभाग ने लोगों को मेघ गर्जन और फिर ठनका गिरने की घटनाओं के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी है। वहीं पर मानसून के कमजोर पड़ने से बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जब पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
हल्की बारिश के बावजूद भी धूप निकलने और फिर नमी के कारण उमस की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसके बाद एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पर कमजोर होते मानसून और फिर अचानक होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि से जुड़े लोगों को अपनी फसलों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। उन्हें वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने और फिर विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है, यानी कि SIR प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की तिथि समाप्त हो चुकी है। अभी इस दौरान प्राप्त हुए आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। 25 तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित है। इस दौरान 100% आवेदनों का निष्पादन किया जाना है। इसके बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जो लोग इस अवधि में आवेदन नहीं कर सके हैं वे भी मतदान कर सकते हैं, या फिर जिनका नाम अंतिम प्रकाशन की सूची में शामिल नहीं हुआ है वह भी अगर संबंधित जिलों के निवासी होंगे और फिर इससे संबंधित प्रमाण पत्र उनके पास होगा तो मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। क्योंकि आयोग के दिशा निर्देश अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक इच्छुक लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और वह इस बार के चुनाव में मतदान करने के लिए भी अधिकृत होंगे अगर उन्होंने आवेदन और फिर प्रमाण पत्र सही किया हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑफलाइन मोड में प्रपत्र 6 भर करके संबंधित BLO को दिया जा सकता है। इसका सत्यापन करने के बाद मतदान सूची में उनका नाम जुड़ जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नवरात्रि के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। तो वहीं पर मतदान की बात करें तो मतदान 3 नहीं बल्कि 2 चरणों में ही हो सकते हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन और फिर इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर में एनडीए और फिर महागठबंधन को टक्कर देने के लिए तैयार है। वहीं पर इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेता 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ उतर रहे हैं। वहीं पर एनडीए नेताओं का दावा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार बनेगी। साथ ही साथ एनडीए के नेता कार्यकर्ता चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर के सीएम नीतीश कुमार के 20 सालों के कामों को गिना रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर विपक्ष के नेता महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं पर विपक्षियों का कहना है कि वह बिहार बदलाव चाहता है और फिर इस बार बिहार में सरकार बदलेगी। विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर मोर्चा खोले हुए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि गरीबों को हर महीने 5 किलोग्राम राशन और मोबाइल फोन, बैगन के भाव मिलने का श्रेय उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को दिया जाता है। यह चिराग पासवान ने ये बात बिहार के पूर्णिया जिले में पार्टी की ओर से आयोजित नव संकल्प सभा में कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे नेता की संतान हूँ जिन्होंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय में रहते हुए बिहार और फिर उसके लोगों के लिए हर संभव कार्य किया है। मुझे इस पर भी गर्व है कि उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न यानी कि अनाज मिल रहा है। वहीं पर चिराग पासवान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र कर रहे थे, जिसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में हुई थी। उस समय उनके दिवंगत पिता उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। उन्होंने अपने पिता के पहले के कार्यकाल की भी चर्चा की है, जब वह दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे। चिराग पासवान ने कहा कि आज मुझे गर्व होता है कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है। ये भी मेरे पिता, मेरे आदर्श के ही देन है, जिन्होंने सपना देखा था कि मोबाइल बैगन के भाव में उपलब्ध हो। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव मुहाने पर है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा ने इंडिया गठबंधन में 11 विधानसभा सीटों में क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की मांग रखी है। माकपा ने जिन सीटों पर दावा ठोका है उनमें विभूतिपुर, मांझी, पिपरा, मटिहानी, बहादुरपुर, मोहिद्दीन नगर, बिस्फी, महिषी, नौतन, पूर्णिया और परबत्ता शामिल है। वहीं पर फिलहाल विभूतिपुर से अजय कुमार और फिर मांझी से सत्येंद्र यादव माकपा विधायक हैं। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 4 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 2 पर जीत हासिल की थी। जब उस समय माकपा का स्ट्राइक रेट 50% और कुल वोट शेयर 0.65% रहा था। इस बार पार्टी को भरोसा है कि इस बार 11 सीटों पर जीत मिल सकती है।
दोस्तों, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिले में तेजी से प्रभावी हो रही है। इस योजना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनमें से 1,51,572 आवेदनों का सत्यापन पूरा कर किया जा चुका है। सत्यापन के बाद 1,09,453 आवेदकों को 10-10 हजार रुपये अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरण के लिए तय कार्यक्रम की तिथि बदल दी गई है। पहले ये आयोजन 22 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब ये 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी डीपीएस विकास कुमार ने दी है। दोस्तों, कटिहार की 7 सीटों पर आखिर किसका पलड़ा भारी होगा? दरअसल बात है कि कटिहार की राजनीति का एक दिलचस्प सच ये है कि यहाँ पर मंत्री बनने के बाद विधानसभा तक पहुँचना आसान नहीं रहता है। साल 1990 से 2000 के बीच जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र से 6 विधायकों ने मंत्री पद का ताज पहना, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 दोबारा जनता का भरोसा जीत पाए। 3 नेताओं को तब से अब तक जीत नसीब नहीं हुई है। एक की मंत्रित्व काल में ही निधन हो गया था। इस लिहाज से कटिहार सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। वहीं पर देखने वाली बात होगी कि तारकिशोर प्रसाद इस कड़ी को तार करके तोड़ पाएंगे या फिर हालांकि शुरुआती रुझान जरूर उनके पक्ष में दिख रहे हैं। वहीं पर पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो, मंसूर आलम, हेमराज सिंह भी अब चुनावी मैदान में डटे हैं और जीत तलाश रहे हैं। वहीं पर कटिहार विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने वाले रामप्रकाश महतो साल 2000 में शिक्षा राज्य मंत्री का पद सुघोषित किया। इसके बाद से वे विधानसभा का दरवाजा पार नहीं कर पाए। वहीं पर इसी प्रकार बराड़ी विधानसभा के मंसूर आलम साल 2000 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। जब कदवा विधानसभा से निर्दलीय से चुनाव जीत करके राजद में शामिल होने वाले हेमराज सिंह भी साल 2000 में पथ निर्माण राज्य मंत्री बनने के बाद जीत को तरस रहे हैं। वहीं पर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से 1995 में चुनाव जीत करके पथ निर्माण राज्य मंत्री बने महेंद्र यादव ने 2 चुनाव बाद साल 2005 के चुनाव और फिर उपचुनाव में जीत हासिल की, हालांकि मंत्री नहीं बन पाए। वहीं पर कोरा विधानसभा का नेतृत्व करते हुए सीताराम दास जनता दल से 1990 के में पथ निर्माण मंत्री और फिर 1995 में जीत दर्ज करके खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य तथा आवास सामाजिक सुरक्षा मंत्री की कमान संभाली। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जहां इससे बिहार के लगभग 5 लाख मखाना किसानों को लाभ मिलने वाला है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में मखाना उत्पादन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है और उत्पादकता में वृद्धि आई है। 2019-20 में मखाना विकास योजना प्रारंभ की गई थी, जहाँ उसमें स्वर्ण, वैदेही और फिर सबूर मखाना 11 प्रभेद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत बिहार के 10 जिलों में मखाना के उत्पादन का विस्तार हुआ है, जहाँ इसके साथ ही किसानों को अन्य वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसे कि मखाना संग्रहण के लिए भंडार गृह निर्माण पर अनुदान, बिहार से बाहर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन आदि। अब मखाना बोर्ड के गठन से किसानों की आय में वृद्धि के साथ कारोबार और फिर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं पर साल 2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम किया गया है। इससे रकबा बढ़कर के 35,224 हेक्टेयर हो गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और फिर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत 12वीं कक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहाँ पर हाल ही में प्राथमिक शिक्षा विभाग और डीबीटी के नोडल पदाधिकारी ने योजना की समीक्षा की, जिसमें पाया गया है कि कई पात्र छात्रों ने अभी तक मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पात्र छात्रों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर के 30 सितंबर 2025 कर दिया है। वहाँ पर इसके तहत साल 2022, 23 और 24 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले सभी अविवाहित छात्राएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्रा इस तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो फिर ये माना जाएगा कि वह इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है और इसके बाद कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना और फिर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने और फिर अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी देती है।